तो क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार बच्चों। मैं आप सबके लिए देखिए विज्ञान में 1 से लेकर के और 4 पार्ट तक, यानी केमिस्ट्री के पहले से चौथा पार्ट तक का मैं टॉप 100 का मतलब जानते हैं, जो सबसे शानदार जानदार होगा ऑब्जेक्टिव, वो लेकर के हम आप लोग के लिए आए हैं। खास करके रसायन शास्त्र ऑल ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। 4 पार्ट से 100 गो वस्तुनिष्ठ, पार्ट बाय मतलब चैप्टर बाय चैप्टर। तो पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इससे हम लोग पढ़ेंगे आज 100 ऑब्जेक्टिव। अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और पढ़ने के बाद एक प्यारा सा दिल जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं बाबू। और हम लोग को एग्जाम में बेहतर करना है ना, तो अभी से तैयारी करना होगा। अब मान लीजिए कि कल क्या होगा नहीं होगा किसको पता है, कल क्या होगा नहीं होगा किसको पता है, मगर हम कोशिश ही नहीं करें, ये तो गलत बात है कि नहीं बाबू। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करिए। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोहा को जिंक से लेपित करने पर, यानी लोहा पर जो जिंक चढ़ाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को बाबू कहते हैं गैल्वेनीकरण। मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बताऊंगा, और आपको इसको याद रखना है। इसको क्या कहते हैं बाबू रे? गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी लोहे के ऊपर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू रे? गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसको याद कर लीजिए। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? श्वसन। जब अपना सब सांस लेते हैं, जब भी अपना सब सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो नाक से जो है आपको ऐसे करके दीजिएगा हाथ, तो गरम गरम हवा निकलता है। हवा निकलता है कि नहीं निकलता है? ऐसे करके सांस को छोड़िएगा ना अंदर से, या मुंह के पास रखिएगा तो गरम गरम हवा निकलता है, यानी उसमें उष्मा निकलती है। इसलिए श्वसन को क्या कहते हैं बाबू? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी कहते हैं। शाक सब्जी जो होता है वो विघटित हो जाता है, इसको कहते हैं अपघटन। क्या कहते हैं बाबू रे? अपघटन कहते हैं। तो जब भी अपघटन किसी चीज़ का होता है, जब भी कोई चीज़ सड़ता या गलता है, तो उससे होकर जो है एक गरम वायु निकलती है, गरम वायु निकलती है। और सड़ने के बाद, तो यानी कि जब भी कोई चीज़ सड़ने के बाद उसमें से गर्म वायु निकलता है, तो उसको भी क्या कहेंगे बाबू रे? उष्माक्षेपी कहेंगे। क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी। कहोगे अब क्षेपण किसको कहेंगे? मान लीजिए 2 विलियन है, 2 विलियन है, और ये दोनों विलियन घुलनशील है, दोनों घुलनशील लवण है। तो जब 2 घुलनशील लवण मिलके एक ठोस पदार्थ बनाए, जब 2 घुलनशील लवण मिलके एक ठोस पदार्थ बनाए, तो इस ठोस पदार्थ को बाबू रे क्या कहते हैं? तो इस ठोस को कहते हैं अवक्षेप, और इसी को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो हम लोग ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और ऑब्जेक्टिव ही नहीं पढ़ना है, बल्कि इसके साथ साथ हम लोग को नॉलेज भी लेना है बाबू। विदाउट नॉलेज जो है आप क्या करोगे जीवन में? नॉलेज भी लो और याद भी करो, ठीक है। तो पहला जो शाक सब्जी होता है उसको क्या होगा? उष्माक्षेपी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है 2Cu, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। यहाँ पूछ रहा है क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉपर जो है, कॉपर में से ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे पहले से कॉपर में कोई भी, देखिए, यानी कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और जब भी ऑक्साइड बनता है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है? तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है बाबू रे? ऑक्सीजन। तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। यानी यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि कॉपर का ऑक्सीकरण। क्या होगा बाबू रे? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन हटता तो उसको क्या लिखते? कॉपर का अवकरण। क्या लिखते? कॉपर का अवकरण। यानी इधर ओ रहता इसमें दिया हुआ, और इधर आने के बाद हट जाता, तो उसको क्या कहते हैं? कॉपर का अपचयन या अवकरण। अब है सिल्वर क्लोराइड, यानी कि AgCl। क्या है बाबू रे? AgCl। अब कह रहा है कि इसका रंग कैसा होता है, यानी चांदी का रंग कैसा होता है? तो श्वेत यानी उजला होता है। अब हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, यानी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो याद रखना है फेरस सल्फेट का क्या होता है? Fe। आप सभी को मालूम होगा FeSO4, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। फेरस सल्फेट का FeSO4 होता है कि नहीं होता है? यानी फेरस सल्फेट का पूछ रहा है रंग कैसा होता है? Into 7H2O इसका फॉर्मूला होता है। ये सभी को आपको याद रखना है फेरस सल्फेट का। अब पूछता है इसका रंग कैसा होता है? तो इसका जो क्रिस्टल होता है बाबू, इसका जो क्रिस्टल होता है वो थोड़ा सा हरे रंग का होता है। किससा? हरे रंग का होता है। इसलिए इसका रंग क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू ने? हरा हो जाएगा। अब अगला देखिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये क्या बनाता है? तो यही दोनों लवण है,
ये दोनों जो हो गया ये लवण हो गया। क्या हो गया बाबू रे? लवण। लवण कैसे पहचानेंगे? क्लोराइड दिया होगा या सल्फेट दिया होगा, यानी Cl दिया होगा तो लवण होगा, और SO4 लिखा होगा तो क्या होगा बाबू रे? लवण। लवण मैंने नून छड़ाइन लगेगा, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट भी लवण है और क्लोराइड भी एक लवण है। दोनों लवण जब मिलेगा तो एक ठोस बनाएगा। वो ठोस क्या होगा? अघुलनशील। उसी ठोस को क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे? अवक्षेप कहते हैं। तो यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से कौन सा अवक्षेप बनता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेरियम सल्फेट बनेगा, यानी BaSO4। क्या बनेगा बाबू रे? BaSO4, ठीक है। यानी कि Na2SO4 प्लस BaCl2, ये दोनों रिएक्शन होगा तो क्या होगा? Ba के साथ SO4 चला जाएगा और Na2 के साथ Cl2 हो जाएगा, ठीक है। यानी सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और बेरियम सल्फेट अलग हो जाएगा। और इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको भी याद रखना है आपको। अगला देखिए क्या है? मैग्नीशियम फीते को जलाने पर, मैग्नीशियम फीते को जलाने पर पैदा होने वाली लौ कैसी होती है? तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम को जो फीता होता है वो बहुत चमकदार रोशनी के साथ जलती है, ठीक है। तो यानी कि मैग्नीशियम फीता नीला होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा बाबू रे? नीला होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? नीला नहीं, सॉरी, चमकीला होता है। क्योंकि मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो बहुत चमकदार रोशनी, बहुत ही चमकदार रोशनी निकलता है। तो चमकदार रोशनी निकलता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? चमकीला उजला, चमकीला उजला, ठीक है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों का अभिक्रिया होगा तो कौन सा गैस रिलीज होगा, ये पूछ रहा है। तो आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि धातु, जिंक हो गया धातु, जिंक हो गया धातु, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, HCl, कुछ भी आप लिखिए, जितना भी अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो धातु जब अभिक्रिया करेगा अम्ल के साथ, धातु जब अभिक्रिया करेगा किसके साथ? अम्ल के साथ, तो कौन सा गैस निकलेगा? हमेशा याद रखना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस बात को याद रखना है। यानी धातु जब अभिक्रिया करती है, धातु जब अभिक्रिया करती है अम्ल के साथ तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन, यानी H2, ठीक है। अगला बात देखिए, निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन का मतलब होता है जलना। किसी भी चीज़ का जलना क्या कहलाता है बाबू रे? तो जैसे मान लीजिए पेट्रोल का जलना, ये क्या हो जाएगा? दहन का उदाहरण हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? देखिए संयोजन में क्या होता है? जैसे C+O2, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, तो यानी कि इसमें हो जाएगा एक उत्पाद, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए बाबू रे, वियोजन अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? वियोजन को दूसरा नाम जो होता है इसका अपघटन होता है, कंपोस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है चिप्स की थैली में, यानी जो कुरकुरा वगैरह होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है जिससे कि वो खराब नहीं हो? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस भरा जाता है चिप्स के कुरकुरा के पैकेट में, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। क्यों भरा जाता है? क्योंकि पैकेट पैक होने के बाद बहुत दिनों के बाद लोग उसका उपयोग करते हैं, तो कुछ महीना के लिए वो जब पैक रहता है तो उस खराब नहीं हो, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। काली चूना, काली चूना भी बोलते हैं या CaO भी बोलते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं, पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ये कैसी अभिक्रिया होती है? देखिए, जब भी चूना को एक बाल्टी में घोरिएगा, चूना को बाल्टी में घोरिएगा तो ऊपर से इसे गैस निकलेगा, ठीक है। बाल्टी में घोरने पर देखिएगा चूना को डाल करके गैस निकलता रहता है, यानी वो गैस कैसा होता है? गर्म होता है। जब ये गर्म वायु निकलेगा, जीवन में याद रख लीजिए सब ट्रिक को, जब ये गर्म वायु निकलेगा उस्मा छेपी हो जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना है इसमें, एकदम से बढ़िया से एकदम तैयारी करिए। निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? यानी बिना जो है रोशनी देले जलता है। तो कोयला खाली ताव देता है, यानी इसमें खाली ताप होता है, कोयला में खाली ताप होता है, बाकी सब में नीली उजली रोशनी होती है, ठीक है। शरीर में भोजन का पचना, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह भी क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से दिया हुआ है, ठीक है ना। पाचन के दौरान, बोलिए पाचन के दौरान क्या होता है? भोजन, भोजन जो होता है, भोजन उसको जटिल को सरल अणु में तोड़ा जाता है, यानी जटिल को सरल अणु में तोड़ते हैं। जटिल यानी कि जटिल जो भोजन होता है उसको सरल अणु में तोड़ते हैं। तो इस तरह क्या होता है? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपचयन कहते हैं। यानी भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन प्रक्रिया है। क्या है बाबू रे? उपचयन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के साथ
हम लोग जो सांस लेते हैं बाबू, तो ऑक्सीजन जो जाता है वो ऑक्सीजन भी भोजन को पचाने में मदद करता है, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है, इसलिए उसका क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। ठीक है, अब है ये वाला सवाल और कहता है इसमें किसका अपचयन हुआ है, यानी उपचयन अपचयन आप लोग को याद रखना है। उपचयन का मतलब हुआ O+, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा, और अपचयन का मतलब होता है O-, यानी O- हो जाएगा। अब बताइए इसमें से किस में से O- हो गया, यानी यहाँ देखिए कॉपर में से इधर देखिए O चला गया, तो यानी इसमें किसका अपचयन हो रहा है, यानी O कहाँ से हट रहा है, तो कॉपर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। देखिए याद करने का तरीका ही नहीं कि ऑप्शन को रट लीजिए, बल्कि याद करने का तरीका ये होना चाहिए कि आप पूरा क्वेश्चन को समझ लीजिए, और तब जो याद करिएगा तो एग्जाम में आप 100%, कोई भी एग्जाम आपके पास हो जाएगा, आप एकदम बल्ले बल्ले रहिएगा। इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से पढ़िए और सीखिए। अगला है लोहे पर जंग लगना की क्रिया को क्या कहते हैं, सब पढ़े होंगे, इसको कहते हैं संक्षारण। अब भोजन का खराब होना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता, ठीक ना, संक्षारण इसका आंसर होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है, ये आपसे पूछ रहा है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन का जो होता है धुआं वो होता है भूरा, भूरा भूरा मतलब ब्राउन। Pb+Cu Cl2 यानी लेड को Pb माने होता है लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ जो है रिएक्शन करवा रहे हैं, कॉपर क्लोराइड के साथ। तो ये क्या बन रहा है, देखिए Pb लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ हो रहा है, तो क्या करता है, लेड इस कॉपर में से क्लोराइड को अलग कर देता है। देखिए कॉपर में से यहाँ से क्लोराइड जो था, यहाँ देखिए यहाँ नहीं है, यानी इसमें से कॉपर में से क्लोराइड को अलग कर देता है। तो जब कोई एक दूसरे को अलग कर दे, विस्थापित कर दे, तो उसको क्या कहते हैं बाबू, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से किसी दूसरे तत्व में से उसके आयन को हटा दे, तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन। तो यहाँ देखिए Pb क्या कर रहा है, Cl2 में से Cl2 को हटा दे रहा है इस साइड, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विस्थापन। दूध से दही बनना, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये आपसे पूछ रहा है, याद रखिएगा, इसको रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। ये सिंपल है। रासायनिक समीकरण में AQ का मतलब क्या होता है, आपको पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण में जो AQ होता है उसका मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, ठीक है। AQ का क्या मतलब होता है, जलीय विलयन। वसा युक्त खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाने के लिए इसमें से हम लोग क्या मिलाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जो जीवाणु नहीं पनप दे देता है उसको कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक, यानी वसा से भरा हुआ कोई भी सामान को खराब होने से बचाने के लिए क्या मिलाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक, उसी को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटी माने होता है दुश्मन, खराब होने से नहीं बचा देता है, इसलिए उसका नाम है एंटी। संचारण के कारण लोहे की वस्तुओं पर किस रंग की परत चढ़ाई जाती है, यानी लोहा को जंग से बचाने के लिए अपना सब कौन रंग का इस पर चढ़ाते हैं, तो याद रखना है भूरा, भूरा कलर का पेंट मारा जाता है, किस पे, लोहा पे। प्राकृतिक गैस मीथेन दहन है, अच्छा, यानी कि प्राकृतिक गैस मीथेन को जो जलाते हैं बाबू हम लोग, तो या आखिर कोई भी चीज़ जब जलता है तो गरम वायु निकलेगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, उष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा बाबू रे, उष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक है, उष्माक्षेपी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल क्षारक एवं लवण। देखिए दूसरा चैप्टर अब शुरू हो गया, पहला चैप्टर पढ़ा दिए, अब 25 को पढ़ाए हैं पहला चैप्टर से, अब चलते हैं दूसरा राउंड। और राउंड बाय राउंड आपको याद करना है, और एकदम 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए, वॉच टाइम भी मेरा बढ़ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। बस फास्ट करके नहीं देखिएगा, स्लो करके पूरा समझ के देखिए बढ़िया से। लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है किससे निकाला जाता है, यानी सूचक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, ये पूछ रहा है किससे निकाला जाता है, तो याद रखना है कि बैगनी रंग का रंजक जो होता है लाइकेन से निकलता है। किससे निकलता है बाबू रे, लाइकेन से। और इसी से पता चलता है कि कौन चीज अम्ल है कि कौन चीज क्षार है, लाइकेन उसका आंसर होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है, देखिए नीले को कौन लाल कर देता है, नीला को लाल अम्ल कर देता है। नीले को लाल कौन कर देता है, अम्ल। लाल को नीला कौन कर देता है, क्षार, याद रखना है। जल में घुलनशील भस्म, भस्म का मतलब होता है क्षार, भस्म का मतलब क्या होता है, क्षार। इसको क्षार बोलिएगा, ऐसा नहीं बोलिएगा, क्षार जिसको बोलते हैं। तो जल में घुलनशील जो भस्म होता है उसको क्या कहते हैं, तो क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे, क्षार कहते हैं। हमारे शरीर के पीएच मान कितना है, यानी पीएच का पावर ऑफ
हाइड्रोजन इसको बोला जाता है, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसका अंग्रेजी नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों इसका होता है सेम, इसका नाम होता है। तो हमारे शरीर का पीएच मान पूछ रहा है कितना होता है, 7 से लेकर 7.8 तक होता है, ठीक है। अगला है निम्न में कौन सा एगो प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल पूछ रहा है। प्रबल और दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अम्ल का गुण हो उसको प्रबल अम्ल कहते हैं, और जिसमें कम हो तो याद रखना है कि देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, ये सभी नाइट्रिक अम्ल हो, ये सभी अम्ल जो है, ये तीनों अम्ल क्या होता है बाबू, प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान आपसे पूछ रहा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखना है 10.5। कितना होता है बाबू रे, 10.5। और ये पूछेगा क्या है, तो याद रखिएगा दुर्बल क्षारक है ये। क्या है बाबू रे, दुर्बल क्षारक, याद रखना है। इसको पूछ देगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना है, तो 10.5 इसको पूछेगा, तो दुर्बल क्षारक याद रखना है। उसके बाद देखिए जितना ज़्यादा, देखिए 7 से जितना ज़्यादा मान बढ़ेगा ना, 8 9 से ऊपर, सब दुर्बल क्षारक हो जाएगा। और 7 जिसका मान होगा, 8 जिसका मान होगा, तो सॉरी उदासीन, 8 जिसका मान होगा उसको क्या कहेंगे, खूब मजबूत क्षारक, ठीक है। और उससे ज़्यादा जब ही हो जाएगा पीएच स्केल पे, तो उसको क्या कहेंगे, दुर्बल। पीएच स्केल पे 7 से जो कम होता है उसको अम्ल मानते हैं, और 7 से जो अधिक होता है उसको क्षार मानते हैं। तो 7 से कम होगा यानी कि 5 होगा, 6 होगा, तो वो हो जाएगा कमज़ोर अम्ल। लेकिन 1 होगा, 2 होगा, 3 4 तक जो रहेगा अम्ल, उसको पीएच स्केल पे जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, खूब मजबूत अम्ल। अब कहता है निम्न में कौन सा लवण है। अभी मैंने बताया लवण के लिए 2 चीज़ याद रखना है। लवण कैसे याद रखेंगे, लवण के लिए तो सल्फेट होगा, नहीं तो क्लोराइड होगा। क्या दिया रहेगा बाबू रे, सल्फेट नहीं तो क्लोराइड। अब लवण देखिए, सल्फेट के लिए SO4 होता है और क्लोराइड के लिए Cl होता है। तो इसमें देखिए SO4, और ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये तो अम्ल हो गया। इसमें पूछ रहा है लवण, ये भी देखिए हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्षार हो गया, ये कि देखिए ये भी क्षार हो गया, OH वाला क्षार होता है। तो यानी SO4 वाला ये जो है, ये क्या हो जाएगा बाबू रे, ये जो हो जाएगा आपका लवण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। सोडियम को बोलते हैं Na, और कार्बोनेट को बोलते हैं CO3। तो Na2CO3। कार्बोनेट का क्या होगा बाबू रे, आप ही बताइए हमको, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र। मैंने सारा आपको याद करवाया था, आप लोग याद करिए। बेकिंग का क्या हो जाएगा, NaHCO3। क्या होगा बाबू रे, बेकिंग पाउडर का NaHCO3। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का बोलिए CuSO4, बोलिए CuSO4 इंटू हाफ H2, 1/2। बुझा हुआ चूना, देखिए बुझा हुआ चूना को क्या बोलते हैं, देखिए बुझा हुआ चूना को बोलते हैं कैल्शियम, और बुझा हुआ को हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसलिए इसका ऑक्साइड के लिए क्या लगता है, OH लगता है, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। टार्टरिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है। देखिए टार्टरिक अम्ल के बारे में पूछ रहा है। टार्टरिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है, टमाटर में, इमली में, संतरा में। तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। आपको याद रखना है इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। दांतों का क्षय कब शुरू होता है। देखिए दांत कब खराब होने लगता है, जब हमारे मुंह में 5.5 से कम होता है पीएच मान जो होता है, जब कम हो जाता है 5.5 से, तब क्या होता है, हमारा दांत हो जाता है अम्लीय। क्या हो जाता है, अम्लीय। तो उस टाइम में हमारा दांत क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाता है। इस बात को याद रखना है। जठर रस का पीएच मान, यानी ये जठर ग्रंथि से निकलता है, हमारे ही बॉडी से निकलता है जठर रस। किस ग्रंथि से निकलता है बाबू रे, जठर ग्रंथि से निकलता है, जो भोजन को पचाने में ये मदद करता है बाबू रे। भोजन को पचाने में जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस। इसका काम क्या होता है, भोजन के पचाने में सहायक होता है। पूछ रहा है इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 1.2, यानी अम्ल होता है। ये जठर ग्रंथि से ये जो रस निकल रहा है ये अम्ल है, और यही अम्ल जब ज़्यादा स्रावित होता है तो खटाइन ढेकार जो लोगों को निकलते रहता है पेट के अंदर से, ठीक है। नीला थोथा यानी तुतिया, बैटरी पर देखते होंगे तुतिया लग जाता है। पोल जो होता है बिजली का पोल, उस पर जो तार रहता है लगाए हुए, लोक्सी लगाते हैं, उस पर तुतिया लग जाता है, उसी को कहते हैं नीला थोथा। क्या कहते हैं बाबू रे, नीला थोथा कहते हैं। CuSO4, बोलिए CuSO4 इंटू 5H2 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। CuSO4 इंटू 5H2, और ये कॉपर सल्फेट के विलयन से बनता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से बनता है, इसलिए इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, और कॉपर क्रिस्टल के अणु से बनता है। और पूछेगा इसमें जल के कितने अणु होते हैं, तो 5।
इसमें जल के कितने अणु होते हैं? तो 5 होते हैं, ठीक है। अब पूछता है धावन सोडा, इसमें जल के कितने अणु होते हैं? 10। तो याद रखिएगा Na2CO3 × 10H2। इसमें पूछेगा जल के कितने अणु होते हैं? तो 10। तो 10 से याद रहेगा धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O। अब अगला देखिए, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? देखिए मधुमक्खी जो होती है उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है, ये पूछ रहा है आपको। तो आप सभी को याद रखना है कि मधुमक्खी के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल होता है। जब ये काटता है तो लहरने लगता है, एकदम से खतरनाक लहरने लगता है। अब देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र सबको याद करवाए थे, C6H12O6। बोलिए ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। और C12H22O11 चीनी का होता है, आपको ये याद रखना है। चीनी का संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप देखिए संगमरमर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है क्या होता है। तो आपको मैंने संगमरमर के बारे में बताया था कि संगमरमर उजला होता है यानी कैल्शियम, और ये कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं बाबू रे? संगमरमर। क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे? चूना पत्थर भी इसका नाम है, ठीक है। चूना पत्थर भी इसका नाम है, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। मैं जानता हूं कि आपको याद है, लेकिन इस तरीका से याद करिए, जिस तरीका से हम पढ़ा रहे हैं बाबू उस तरीका से आपको याद करना है। निम्न में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? देखिए ऑक्साइड बोल रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? ऑक्साइड कौन है, ठीक है। ऑक्साइड देखो Na2 सोडियम, और सोडियम के साथ O लगा यानी O+ हुआ, यानी O क्या होगा? ऑक्साइड, यानी सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा सूचक है? मेथिल ऑरेंज, ये तीनों सूचक है, आपको मैं पढ़ाया था, फिनॉल, थैलिन, लिटमस, मेथिल ऑरेंज, ये तीनों क्या है? सूचक है। इससे क्या पता चलता है कि कौन सा चीज़ अम्ल है और कौन सा चीज़ क्षार है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? देखिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, अभी मैंने बताया। और 7 से अधिक यानी 7 को कहते हैं उदासीन जल। क्या कहते हैं? उदासीन जल। ये न तो अम्ल होता है न तो क्षार। 1 से 7 तक अम्ल होता है बाबू, याद रखना है। 7 से अधिक जो होगा, 7 से अधिक जो होगा वो क्षार होगा, और जो 7 होगा उसको उदासीन जल कहते हैं। अगला देखिए बाबू, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? यानी ऑक्जेलिक अम्ल जो है हम लोग के कहाँ पर मिलता है? ऑक्जेलिक अम्ल तो आपके घर में मिलता है, टमाटर में। कहाँ पे बाबू रे? टमाटर में। अगला सवाल देखिए कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सभी को मालूम होगा, इसको कैल्शियम कहते हैं, कैल्शियम। इसका रासायनिक नाम क्या होता है बाबू रे? कैल्शियम होता है। और ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। जैसे इसका रासायनिक नाम याद रहेगा तो फॉर्मूला याद रहेगा, कैल्शियम ऑक्सी, तो ऑक्सी, क्लोराइड का Cl2 होता है तो Cl2, यानी इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पीएच स्केल पर 7 से कम वाले मान को अभी बताए हैं क्या मानते हैं? अम्लीय मानते हैं, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय मानेंगे। अभी हम लोग का 50 हो गया। अब तीसरा चैप्टर देखिए, धातु और अधातु। इतना अच्छा से आपको पढ़ना है ना कि एकदम से एक एक चीज़ याद कर लेना है। धातु और अधातु, देखिए बाबू, धातु अधातु, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? इस बात को याद रखना है। उसका नाम है पारा यानी मरकरी। इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। किसे चाकू से हम आसानी से काटा जा सकता है? आपको याद रखना है एक ट्रिक, नकली याद रखना है। देखिए Na से सोडियम, Na से क्या हो गया? सोडियम, K से पोटेशियम। आपको याद रखना है इस ट्रिक को। किस किस को चाकू से काट सकते हैं? Li से लिथियम। तो आपको याद रखना है किसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? नकली, यानी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, याद रखना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में सोडियम पोटेशियम कहीं नहीं है, लिथियम दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, जो सबसे जल्दी किसी के साथ रिएक्ट कर जाती है सबसे अधिक? तो उसका नाम है पोटेशियम। क्या नाम है बाबू रे? पोटेशियम और सोडियम होता है। तो सबसे ऊपर में कौन होता है? आपकी किताब में दिया होगा, अभिक्रियता के आधार पे जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु और सबसे कम वाला दिया होगा। उसमें सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन होता है? पोटेशियम। इसके बाद 2 नंबर पर सोडियम होता है। निम्न में पूछता है कौन अधातु है, यानी जिसमें चमक नहीं हो। क्या हो बाबू? जिसमें
चमक नहीं हो, जिसमें आघात वर्ता नहीं हो, ये सब पूछ रहा है आपसे। तो याद रखना है कि कार्बन एक अधातु है। क्या है बाबू रे? कार्बन एक अधातु है, क्योंकि इसमें न चमक होती है, न इससे कोई बर्तन बना सकते हैं। एक्वारेज यानी अम्लराज में HCl होता है और HNO3 होता है, यानी कि यहाँ पे इसको कहते हैं, HNO3 को कहते हैं, H माने तो अम्ल हो ही जाएगा, NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, इसको कहेंगे नाइट्रिक। क्या कहेंगे? नाइट्रिक। और H माने होता है अम्ल, ठीक है, इसको कहेंगे HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसी को बोलते हैं एक्वारेजिया। इसका अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात आप सबको हमने लिखाया था, इसका अनुपात होता है 3:1, यानी 3 हिस्सा रहेगा ये और 1 हिस्सा रहेगा ये। इससे क्या होता है? तो सोना और प्लेटिनियम नाम के धातु को इससे गलाया जाता है। किससे? तो अम्लराज से, यानी एक्वारेजिया से। आपको इसको याद कर लेना है बाबू 55 नंबर को। जैसे जैसे देखिए, नॉलेज के साथ पढ़िए। क्या कहें कि कल क्या होगा नहीं होगा, ये किसी को पता नहीं, कि कल क्या होगा नहीं होगा ये पता नहीं, मगर हम कोशिश ही नहीं करी तो गलत बात है ना जी। आपको कोशिश करते रहना है, आपको सीखते रहना है बाबू। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? मैं आपको बता दूं कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जो शायद बहुत कम ही लोग को पता होगा ये बात। और इसका सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन 22 कैरेट में 2 कैरेट जो है, 2 कैरेट जिंक या कुछ मिला करके गहना बनाता है, क्योंकि शुद्ध सोना इतना मुलायम होता है कि पिघल जाए, तुरंत मुड़ जाएगा, इसलिए 22 कैरेट का सोना होता है, इसका गहना बनता है, ठीक है। लेकिन शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, याद रखिएगा। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? यानी पेंसिल में यूज होता है ग्रेफाइट, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट, ठीक है। लोहे की परमाणु संख्या देखिए 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक आपको परमाणु संख्या याद रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम करके, बेरिलियम करके 1 से लेकर 30 तक आपको परमाणु संख्या याद रखना है। हम लिखवाए भी थे क्लास में बाबू आप सबको। तो लोहा का कितना होता है? 26, है ना। आयरन कहते हैं लोहा को, क्या कहते हैं बाबू रे? आयरन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, देखिए पीतल क्या है? देखिए पीतल न धातु है न अधातु है। पीतल अगर है तो वो क्या है? मिश्र धातु है। क्या है बाबू रे? पीतल मिश्र धातु है। किससे बनता है? ये पूछेगा किससे बनता है पीतल? बोले तांबा और कॉपर से। बोलिए तांबा और कॉपर दोनों को मिलाते हैं, तांबा और कॉपर दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है बाबू रे? पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल, ठीक है। पीतल क्या है? तो मिश्र धातु है। अब देखिए निम्न में से किसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? उसी को रखा जाता है जो बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेगा। तो पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सोडियम। तो यहाँ पे सोडियम को हमेशा केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड जो की परत बनाते हैं जिससे कि एल्युमिनियम में खराब नहीं हो, बहुत लंबा समय तक चले, इसको क्या कहते हैं? एनोडीकरण। क्या कहते हैं बाबू रे? एनोडीकरण। कौन सा अधातु? अब देखिए अधातु पूछ रहा है, कमरे के ताप पर, धातु नहीं अधातु। अगर धातु पूछता तो उसका आंसर पारा था, और यहाँ पे पूछ रहा है अधातु हम लोग को, तो याद रखिएगा ब्रोमीन उसका नाम है। क्या नाम है बाबू रे? ब्रोमीन नाम है, ठीक है। अगला देखिए क्या है? सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व, कठोर तत्व किसको कहते हैं? हीरा को। हीरा से ज़्यादा कठोर कुछ नहीं है इस धरती पे, हीरा। शीशे और टीन, यानी शीशा और टीन को जब मिलाते हैं बाबू, शीशा और टीन को मिलाते हैं तब क्या बनता है? तो सोल्डर बनता है। उसमें से धातु को क्या बनता है? सोल्डर, जिसका उपयोग टीवी वाला, मोबाइल वाला सब देखते होंगे, करता रहता है उपयोग सोल्डिंग करने के लिए। देखते हो ना मोबाइल रिपेयरिंग में, नहीं सोल्डिंग करते रहता है, उसको कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं बाबू रे? सोल्डर कहते हैं। सिनेवार किसका अयस्क है? देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत। सिनेवार जो है वो पारा का अयस्क है। पारा माने पीबी, लेड जिसको बोलते हैं, इसका उपयोग आपको बता दिए थे। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का। किसका है बाबू रे? एल्यूमिनियम का, ठीक है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? देखिए धातु जो है ना विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है। धातु क्या होती है बाबू रे? विद्युत धनात्मक होती है। ये जो है आपको क्यों ऐसा होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पूछेगा ये धनात्मक क्यों होती है? तो धातु जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्या करती है? त्याग करती है, किसी दूसरे को देती है अपना इलेक्ट्रॉन, इसलिए धातु क्या होता है बाबू रे? विद्युत धनात्मक होता है। अगला देखिए ग्रेफाइट होता है। क्या पूछ रहा है? ग्रेफाइट होता है कैसा? विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, यानी ग्रेफाइट तो अधातु है, ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी इसमें से बिजली यानी बिजली चलती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? विद्युत का सुचालक, ठीक है। अब है लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहा को अगर जंग से बचाना है बाबू, लोहा को अगर जंग से बचाना है
तो उसके ऊपर आप जिंक लगाइए। क्या लगाइए? जिंक। अगला देखिए क्या है, धातुओं के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं। देखिए अभी सारा क्वेश्चन हम आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, लिखाए हुए हैं। हमेशा याद रखना है कि धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय। अधातु, देखिए अधातु से अ हुआ ना, तो अधातु का पूछेगा तो अ से अम्लीय इसका होता है, ठीक है ना। अधातु का पूछेगा, धातु का क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला है अधातु के ऑक्साइड, अभी तुरंत हुआ है। आप देखिए अधातु का अ से अधातु के ऑक्साइड क्या होगा? तो अम्लीय होगा, ठीक है। अब अगला देखिए, कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखिएगा। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन जब योग करता है ना, तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो वो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? उसका उच्च गलनांक होता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO2, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो उच्च गलनांक वाला होता है। तो इसमें पता है कौन सा यौगिक? तो उसका नाम क्या है? कैल्शियम, ठीक है। अब उसके बाद है स्टेनलेस स्टील, जो कि आपके ब्लेड जो होता है दाढ़ी बनाने वाला, टोपाज वगैरह का जो ब्लेड देखते हैं दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड होता है ना बाबू रे, ब्लेड। तो ब्लेड जो होता है, दाढ़ी काटने वाला ब्लेड जो होता है, उसमें क्या लगा रहता है? स्टेनलेस स्टील। क्या होता है बाबू रे? स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील होता है और इसमें क्रोमियम, बोलिए इसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। और आपके साइकिल का घंटी देखे होंगे, साइकिल का हैंडल देखे होंगे, देखे हैं? साइकिल का हैंडल वगैरह देखे हैं कि नहीं देखे आप लोग? जी बिल्कुल देखे होंगे, क्यों नहीं देखे होंगे? साइकिल पर चढ़वे करते हैं। तो क्रोमियम और निकेल, बोलिए क्रोमियम और निकेल जो होता है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका है? तो क्रोमियम और निकेल दोनों को जब जोड़ते हैं तो इससे क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। क्या बनता है बाबू रे? स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो पूछेगा आपसे कि आखिर स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहे का। किसका है बाबू रे? लोहा का। और ये बनता कैसे है? तो क्रोमियम और निकेल से, ठीक है। सोना किस द्रव में घुल जाता है? सोना अम्लराज यानी एक्वारेजिया में घुल जाता है। अभी मैंने पढ़ाया था 3:1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। विद्युत अपघटन जब होता है तो उसमें शुद्ध धातु कहाँ जमा हो जाती है? देखिए जब विद्युत अपघटन होता है उसमें दो पोल होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, ठीक है। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो जब विद्युत अपघटन करते हैं किसी भी चीज़ में से, उसको जैसे विद्युत अपघटन होता है तो उसमें दो पोल होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो शुद्ध धातु जो होती है ना बाबू, शुद्ध धातु, जो कोई धातु इसमें रख दीजिए, मान लीजिए लटका के रख दिए, तो शुद्ध धातु का जो होगा, जो भी देखिए कह रहा है शुद्ध धातु कहाँ जमा हो जाएगा? कोई भी धातु यहाँ रखे तो इसका शुद्ध धातु कहाँ हो जाएगा? कैथोड पर, कैथोड पर जमा हो जाएगा। इसी से क्या करते हैं? तो धातु का निष्कर्षण होता है, यानी धातु जो है शुद्ध रूप में तो पाया नहीं जाता धरती पर से, तो उस अशुद्ध रूप में से उसका जो गैंग है उसको हटा देना, उसके गंदगी को साफ कर देने के लिए ये विद्युत अपघटन प्रक्रिया की जाती है। और इसमें इस धातु को रखा जाता है, दोनों तरफ से करंट दिया जाता है। तो इसके एनोड पर नहीं बल्कि कैथोड पर जो है, कैथोड पर शुद्ध धातु जमा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैथोड। तो हम लोग का ये 75 तक हो गया। अब हम लोग का चौथा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि कार्बन है, इसको पढ़ेंगे हम लोग और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बाबू। अब याद रखना है इसका कार्बन का कितना होता है? 6 वो होता है, याद है ना? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, यानी 6 नंबर पे कार्बन होता है। अगला देखिए, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? यानी ये किसका रूप है? तो कार्बन का। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है बाबू रे? कार्बन का। आपको याद रखना है। मीथेन, हीरा हो गया। मीथेन CH4 में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 4, 6, 8 आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है कार्बन का कितना होता है हाथ? 4 वो हाथ होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा बाबू रे? 4। उसके बाद देखिए, एथेन का अणुसूत्र C2H6, इसमें कितने बंधन है? इसमें कितने बंधन है? तो आपको याद रखना है कि इसमें 7 सह संयोजक है। कितने? 7 सह। C2 हो गया और 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को इसमें बंधक हो गया कि नहीं हो गया? पूछ रहा है कितने बंधन है?
इसमें 7 गो सह संयोजक यानी 7 गो जगह आप देखिएगा जुड़ा रहता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है मीथेन, CH4, ठीक है, मीथेन। उसके बाद देखिए कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, बहुत अच्छा सवाल है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। ये दो तरीके के होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। तो सिंगल बॉन्ड जहाँ रहेगा उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ रहेगा उसको असंतृप्त कहते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जहाँ भी आपको ऐसे करके सिंगल दिया रहेगा, मान लीजिए सिंगल दिया है तो वो संतृप्त होगा, और ऐसे अगर डबल दिया हुआ है तो वो असंतृप्त हो जाएगा, ठीक है। और ट्रिपल अगर दिया रहे मान लीजिए तो उसको भी असंतृप्त ही कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का देखिए इसमें क्या कह रहा है, सी, देखिए COOH ये किस समूह का है, प्रकार्यात्मक समूह होता है, यानी कार्बन यौगिक के साथ कुछ अन्य यौगिक जुड़ करके एक अलग समूह बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं, ठीक है। तो COOH अगर रहेगा, पूछेगा ये किस समूह, तो जब ये COOH रहेगा तो एल्कोहल बन जाता है, यानी उसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका उदाहरण हो गया एथेनॉल, जिससे कि हम ईख के रस से जो बनाते हैं एथेनॉल। तो इस हिसाब से आपको हो गया कार्बोक्सिलिक एथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल के फॉर्मूला में क्या लगा रहेगा लास्ट में, COOH, ठीक है। CHO यानी CHO लगा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे, कीटोन कहेंगे, क्या कहेंगे। देखिए CHO लगा है तो वो कौन सा समूह का हो जाएगा, एल्डिहाइड समूह का, ठीक है। अगला देखिए एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, यानी एथेनॉल बनाने के लिए हमें कौन सा मूलक उसमें ऐड करना पड़ता है। तो याद रखना है एथेनॉल बनाने के लिए हमको OH क्या लगाना पड़ता है बाबू रे, OH लगाना पड़ता है, ठीक है। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध होते हैं, एथिलीन में पूछ रहा है कार्बन कार्बन के बीच कितने होते हैं। तो एथिलीन का क्या होता है, C2H4, C2 है और H4 है, तो H एगो इधर दे देते हैं, एगो इधर दे देते हैं, एगो इधर दे देते हैं, एगो इधर देते हैं, तो H4 हो गया। तो कितना बच गया, एगो इधर बच गया, एगो इधर बच गया, ठीक ना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि, एक मिनट थोड़ा सा इसको पहले हम बनाते हैं ठीक से। C2 है, H4 है, ठीक है, C2H4, C 2 गो है, H 4 गो है, एगो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 2 3 4। तब इसके पास एक हाथ इधर बच गया, एक हाथ इधर, ये इसके बीच कितना बॉन्ड हो गया, डबल। तो इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन का 2। एथिलीन का फॉर्मूला याद रखिएगा, याद रखिएगा C2H4। एथिलीन का क्या होता है बाबू रे, C2H4। इसको याद रखना है। 86 N2 अणु में कितने सह संयोजक आबंध होते हैं, N2 वाले में कितने सह संयोजक आबंध होते हैं। तो याद रखना है 3, यानी N के साथ जो बॉन्ड बनता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, O के साथ जो बनता है तो डबल बॉन्ड बनता है, याद रखना है, ठीक है। CnH2n+2 ये किसका सामान्य सूत्र है, देखिए ये सब पढ़ाए हुए हैं आपको, एल्केन का, एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ाए थे ना। तो CnH2n किसका होता है बाबू रे, एल्केन का। किसका होता है, एल्केन। तब ने इथेन मीथेन पेंटेन ब्यूटेन हेक्सेन सब लोग लिखते हैं बाबू। अब है CnH2n डायरेक्ट है, उसमें था देखिए गौर करिएगा H2n+2 था, तो अगर +2 है तो एल्केन, और अगर +2 नहीं है, देखिए यहाँ पे +2 है नहीं है, +2 अगर नहीं है तो एल्कीन। याद रखना है, देखिए CnH2n +2 है, +2 है तो एल्केन, अगर +2 नहीं है तो एल्कीन, अगर -2 है तो एल्काइन। यानी CnH2n -2 है तो एल्काइन, +2 है तो एल्केन, और अगर नहीं दिया हुआ है ना प्लस ना माइनस तो क्या कहेंगे, इसको एल्कीन कहेंगे। याद कर लीजिए ऐसे करके। अब अगला देखिए CnH2n-2, देखिए अभी बताए हम आपको, तो इसका क्या हो जाएगा, एल्काइन। क्या हो जाएगा, एल्काइन। तो दो तरह के हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो एल्केन हो गया संतृप्त, और एल्कीन और एल्काइन जो हो गया असंतृप्त। एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, ये क्वेश्चन एक बार और भी हुआ था आज ही, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और कार्बोनेट का क्या होता है, CaCO3। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, देखिए बेंजीन जो होता है इसका अनुसूत्र क्या होता है। देखिए बेंजीन जो होता है उसमें कार्बन 6 गो होता है,
हाइड्रोजन भी 6 गो होता है, ठीक है। C6H6 होता है बेंजीन का, किसका होता है बाबू रे, बेंजीन का। निम्न में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा इसमें है, सो पूछ रहा है। तो देखिए एरोमेटिक उसको बोलते हैं CnH2n, देखिए CnH2n प्लस 10H अगर जिसके पास लग जाता है उसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बाबू रे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नहीं सी बेंजीन, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, ये नहीं होगा इसका। देखिए पूछ रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू रे, बेंजीन को। ऐसे करके याद रखिए, बेंजीन को कहते हैं। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, देखिए अल्कोहल में हम क्या कहें कि 10H जुड़ जाता है। अल्कोहल में ऐसे ही रखना है याद, 10H, CnH2n प्लस 10H। तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, यानी ग्लूकोज जो होता है C6 होता है, कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, 6। याद रखना है आपको, कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, 6। चीनी में कितने होते हैं, 12। बकमिनिस्टर फ्लोरीन किसका अप्रूप है, यानी कि बकमिनिस्टर फ्लोरीन किसका अप्रूप है, तो याद रखना ये भी कार्बन का ही है। हीरा, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फ्लोरीन तीनों कार्बन का अप्रूप है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि पूछो नहीं। तो इसमें एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, सिरका, ठीक है। उसके बाद देखिए CNG का मुख्य अवयव यानी कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस जिससे गाड़ी घोड़ा चलता है, पूछ रहा है CNG का में क्या होता है, तो मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सबको मालूम होगा। साबुन जिससे बनता है, रोड बनता है तो पक्कीकरण, साबुन बनता है तो साबुनीकरण, एकदम याद रखना है ऐसे करके। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, यानी कार्बन के पास कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। और उसके बाद 100, देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, वनस्पति तेलों में क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि साबुन है, एक लंबी कार्बन श्रृंखला होती है कि नहीं होती है, तो एक लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, लेकिन ये जो होती है ये असंतृप्त होती है। क्या होती है, असंतृप्त, क्योंकि इसके बाद जो जाता है ये C ऐसे करके साबुन में, तो यहाँ पे जो है क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, इसके साथ OH लगता है, सॉरी यहाँ पे फिर या तो सोडियम लगता है, Na लगता है, यानी ONA लगता है, या पोटेशियम लगता है, OK लगता है। तो लंबी कार्बन चेन होती है, लेकिन ये कैसी होती है, असंतृप्त होती है, ठीक है। तो हम लोग का इसका जो आंसर हो गया 100 का B हो गया। तो इस हिसाब से हमने आपको 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ाया है, और आप लोग भी खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए। एक बार में नहीं होगा, 2 बार 3 बार 4 बार याद करिए और अच्छे से तैयारी करिए नेक्स्ट एग्जाम बिहार बोर्ड 2027 के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।